चलिए दोस्तों, मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कक्षा 12वीं जो हमारा इतिहास है यूपी बोर्ड के जो बच्चों के लिए जो हमारे इतिहास का जो फोर्थ चैप्टर यानी अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें चल रहा था, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और जैसा कि दोस्तों हमने इस चैप्टर में कई सारे पार्ट कंप्लीट करवा दिए, कई सारे कालों के बारे में, जैसे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल हमने पढ़ लिया है। और गुप्त काल जो कि हमारा चल रहा है, और गुप्त काल में भी हमने समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त आदि गुप्तों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो देर न करते हुए गुप्तकालीन हम कला एवं संस्कृति को पढ़े। हमने गुप्तकालीन प्रशासन को, गुप्तकालीन समाज को और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था को हमने जो है पढ़ लिया। अब इसी के क्रम में हमें जो है गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति को पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, कला एवं संस्कृति में हमें स्थापत्य कला, चित्रकला एवं मूर्ति कला को हमको पढ़ना रहेगा, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है स्थापत्य कला। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों स्थापत्य कला क्या होता है। स्थापत्य का मतलब कला में किसी चीज़ की स्थापना, जैसे मंदिर हुआ, विहार हुआ, चैत्य हुआ, मठ हुआ, या कोई किले गढ़ इत्यादि, इन सभी को स्थापत्य के अंतर्गत लाया जाता है। यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसा समझने का प्रयास कीजिए। यदि हम शाहजहाँ के समय अगर स्थापत्य की बात करें तो शाहजहाँ के समय स्थापत्य क्या था? लाल किला था, ताजमहल है, ये सब शाहजहाँ ने बनाया। तो हम कह सकते हैं कि मुगल कालीन स्थापत्य में हम लाल किला, ताजमहल इत्यादि चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास में यदि गुप्तकालीन समाज में यदि हम स्थापत्य को पढ़ें तो देखते हैं कि उनके स्थापत्य में स्तूप कैसे थे, विहार कैसे थे, चैत्य कैसे थे और मंदिर किस तरह होते थे। इन सभी चीज़ों का हमें स्थापत्य कला में एक विस्तृत और कुछ टॉपिकों पर हमें संक्षिप्त अध्ययन करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को कि इस चैनल पर ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। यदि चीज़ें ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मैं डेली शाम 7 बजे यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए लाइव क्लास चलाता हूँ। इस समय मैं लाइव हूँ। यदि आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लाइव चैट में पूछिए, या कमेंट सेक्शन में जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है। आप अपना कमेंट जो है लिखिएगा और मैं उसके बारे में आपका जो भी डाउट है मैं उसको क्लियर करूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस स्थापत्य कला में हमें क्या पढ़ना रहेगा। देखिए, स्थापत्य कला में हमको क्या पढ़ना रहेगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, आपने अगर इस चैप्टर के पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जो मौर्य काल था, जो मौर्योत्तर काल था, उस काल में उन शासकों के समय में जैसे अशोक हुए या अन्य मौर्योत्तर काल में जैसे सातवाहन हो गए, कुषाण हो गए, शक हो गए, इन सभी ने कहीं न कहीं बौद्ध एवं जैन धर्म को संरक्षण दिया। स्तूपों का निर्माण कराया, विहारों का निर्माण कराया, चैत्यों का निर्माण कराया, ठीक ठाक करवाया। लेकिन जब गुप्तों का जब शासन होता है, जब उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जब गुप्तों का शासन होता है तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, इन गुप्तों के शासन काल में जो विहार हुए, जो चैत्य हुए, जो मठ हुए, इनकी जो संरचना थी ये छोटी होने लगी। कहने का क्या मतलब है, यदि मौर्यों और मौर्योत्तर काल के समय जैसे मान लीजिए इतना बड़ा यदि चैत्य का निर्माण होता था, मठों का निर्माण होता था, तो इतना बड़ा होने लगा। और उसकी संख्या मान लीजिए मौर्यों के काल में या मौर्योत्तर काल में यदि चैत्यों, विहारों और मठों की संख्या यदि 1000 रही होगी तो इस समय मात्र केवल 100 से 150 ही रही होगी। यह मैं संख्या अपनी इच्छा अनुसार आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो गुप्तकालीन समय स्थापत्य कला की बात करें तो इस समय बड़े पैमाने पर स्थापत्य कला में यदि हम विहार की बात करें, विहार स्थापत्य कला में यदि हम विहार की बात करें, विहार की बात करें तो विहार का क्या होता है, विहार का कम संख्या में एवं छोटे आकार में गुप्तकालीन समाज में विहारों का निर्माण होता है। इसको आप लिख सकते हैं, कम संख्या
कम संख्या और छोटी संरचना में विहारों का निर्माण। तो आप लिख सकते हैं कि जो विहार थे कम संख्या और छोटी संरचना में विहारों का निर्माण होता है। इस टॉपिक को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं चैत्यों के बारे में। चैत्य के बारे में, चैत्य, अब सवाल होता है कि चैत्य क्या होते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बताते आ रहा हूँ, जो चैत्य होते हैं ये बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है, जहाँ पे यहाँ के लोग क्या उपासना करते हैं, पूजा पाठ जो भी चीजें हैं यहाँ पर ये करते हैं। इसका भी होने लगा, इसका भी क्या कम संख्या और छोटी संरचना में क्या इसका चैत्यों का निर्माण, चैत्यों का निर्माण, चैत्यों का निर्माण आपको देखने को मिलता है। अब जिसके आपका विहार हो गया, चैत्य हो गया। अब स्तूपों का देख लें तो स्तूप का तो नहीं मिलता है, स्तूप का भी वही है। स्तूपों का भी क्या, स्तूपों का भी यही चीज आपको देखने को मिलेगा कि स्तूपों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, यानी कम संख्या में और छोटी संरचना में स्तूपों का निर्माण, साथ ही साथ पक्की ईंटें का भी प्रयोग किया गया था इत्यादि चीजें, और आधार बहुत छोटा होता था इन विहारों के निर्माण में। तो स्थापत्य में इन सभी चीजों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ये सभी चीजें क्या आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा उपयोगी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ओमकार मौर्य क्लासेस पर डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास चलती है। चाहे आप इतिहास के विद्यार्थी हो, चाहे आप नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी हो, चाहे आप भूगोल के विद्यार्थी हो, या किसी अन्य सब्जेक्ट जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इनके विद्यार्थी हो, हमारे इस चैनल पर समग्र अध्ययन कराया जाता है। तो आप हमारे चैनल के साथ जो है जुड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा बताई गई सभी चीज़ों का क्या आपको चीज़ें जो हैं समझ में आ रही होंगी, और मैं आगे जो है क्रम में बढ़ता हूँ। इसके साथ दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपको जो है PDF भी मिलता है। और ये देख सकते हैं, ये मेरा जो है हैंड रिटन नोट्स है, जिसे मैं डेली आप लोगों को पढ़ाता हूँ। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि ये जो हैंड रिटन मेरा नोट्स है, ये मैंने आपकी NCERT किताब पढ़ने के बाद मैंने इसको बना है, जिससे आप वही चीज़ें पढ़ें जो पेपर की दृष्टिकोण से, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी इरेलीवेंट या बकवास की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। हमारा ये क्या ये उद्देश्य होगा। तो बिहारों में आप देख सकते हैं, बिहारों में कुछ स्थानों के नाम लिखा दूँ। यदि आप बिहार में लिख सकते हैं कुछ स्थलों के नाम, जैसे उदयगिरि पर्वत। बिहार में कुछ स्थलों के नाम लिख सकते हैं, जैसे उदयगिरि पर्वत। उदयगिरि पर्वत पर बिहारों का निर्माण होता था। ये बिहार क्या होते थे, बिहार वो जगह होता था जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, ये रहने का स्थान होता था। जबकि चैत्य क्या बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल होता था। स्तूप जो होता था ये अन्य चीज़ें होता था। आप इन सभी चीज़ों को याद में रखिएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपका स्थापत्य कलम, जो बिहार है, चैत्य और स्तूप है, ये चीज़ें जो क्लियर होगी और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो इसी के साथ मैं इसको जो हूँ मैं चाहूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको जो हूँ इरेज कर दूँ। और मैं आप लोग को दोस्तों बता दूँ, डेली जो है शाम 7 बजे यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए लाइव क्लास चलाई जाती है। तो स्थापत्य कला में बिहार आपका जो है, स्थापत्य कला में बिहार हो गया, चैत्य हो गया, स्तूप हो गया, इन सभी चीज़ों को आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब आगे इन सभी चीज़ों के बारे में अन्य चीज़ों को देखते हैं। स्थापत्य कला में अब हम आते हैं मंदिर कला। अब मंदिरों को जानते हैं, मंदिर कला। मंदिर कला का मतलब मंदिर स्थापत्य कला। अब जरा इसके बारे में अब ध्यान से देखिएगा। गुप्त जो थे, जो कि वैश्यक वंश थे, यानी व्यापारिक वंश थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में ठीक ठाक तो बड़े पैमाने पर, यानी
मौर्यों की तुलना में या मौर्योत्तर काल में जो कुषाण है, जो शक हैं, जो सातवाहन है, इनकी तुलना में इन्होंने जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म को तो संरक्षण नहीं दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इन्होंने क्या संरक्षण दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके ये जो गुप्त रहे, इन गुप्तों ने क्या किया, बड़े पैमाने पर जो ब्राह्मण धर्म था, बड़े पैमाने पर जो ब्राह्मण धर्म था, जो हिंदू धर्म था, जिसको हम सनातन धर्म भी कहते हैं, इस धर्मों का संरक्षण किया, इस धर्मों का बड़े पैमाने प्रचार प्रसार किया। अब मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जितने भी गुप्त शासक हुए, इन सभी गुप्त शासकों ने अपने जो सिक्के होते थे, बड़े पैमाने पर सर्वाधिक सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए। जो ये सोने के सिक्के जारी करते थे, उस सोने के सिक्के पर एक पहलू पर ये हिंदू देवी देवता के जो देवी देवता थे उनके आकृति बनाते, जैसे शिव हो गए, विष्णु हो गए, पार्वती हो गए इत्यादि हिंदू देवी देवताओं के ये क्या करते थे, आकृति बनाते थे। इसके साथ साथ ये इन्होंने क्या किया, अपने शासनकाल में बड़े पैमाने पर इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, मंदिरों का इन्होंने निर्माण करा। और इनके समय मंदिर कैसे होते थे, इनके समय के जो मंदिर होते थे वो मैं बताता हूँ। इनके समय जो मंदिर होते थे, पहले तो सीढ़ियाँ होती थी कुछ इस तरीके से, उसके बाद जो था इस तरह के कुछ भवन नुमा ऐसा संरचना होता था, ठीक है, भवन नुमा संरचना होता था। और जो छतें होती थी, ये जो छत होता है ना, ये एकदम सपाट होती थी, इस तरीके की नहीं होती थी, छतें इस तरीके की नहीं होती थी, एकदम सपाट होती थी। और इसमें क्या एक देवी का क्या ऐसा मूर्ति होता था, फिर आधा ढांचा होता था कुछ इस तरीके से, परिक्रमा पथ होता था इस तरीके क्या इन्होंने शुरुआती दौर में क्या इन्होंने क्या मंदिरों को बनाना प्रारंभ किया। फिर बाद में धीरे धीरे जो है इस मंदिरों में विकास हुआ। फिर धीरे धीरे क्या मंदिर जो थे इस तरह से त्रिकोणीय संरचना में क्या मंदिर का निर्माण होने लगा। फिर सीढ़ियाँ बनने लगी, फिर उसके बाद अर्ध ढांचा जैसे संरचना बनने लगी। फिर इसमें क्या आता, पांच ही देवताओं का, यानी पंच देवी या देवता, पंच देवी या देवता का क्या इनका क्या यह मंदिर में स्थान देने लगे। जैसे बीच में क्या होता था, एक जो होते थे प्रमुख देवता होते थे, जबकि उसके साइड से ऐसा जो है 4 सहयोगी देवता होते थे। फिर उसके ऊपर जो त्रिकोणीय ऐसा संरचना होता था, जिसको हम ढांचा बोलते थे, ढांचा इसको बोलते थे। उसके साथ इधर क्या अमलक होता था, अमलक कैसा होता था, अमलक होता था। फिर कि एक कलश होता, अमलक होता था ऐसा। फिर उसके बाद ये जो होता था कलश होता था। इस तरह की क्या संरचना होती थी। कहाँ को होती थी, ये जो होती थी मंदिरों की कराती थे। लेकिन ये बात जान लीजिए कि जब शुरुआती दौर में, जब गुप्तों के शासन में जब मंदिर बने, तो ये मंदिर कैसे होते, उनकी जो छतें होती थी ये सपाट होती थी और एक ही देवता होते थे और सीढ़ी होती थी, कुछ इस तरीके से संरचना होती थी। फिर बाद में धीरे धीरे क्या मंदिरों का विकास हुआ, जिसमें साइड से क्या चार जो है एक नहीं दो बल्कि 4 सहयोगी देवता होते थे, बीच में एक प्रमुख देवता होते थे, और जो छत होते थे ये त्रिकोण का होकर, जिसको अर्ध ढांचा हम कहते हैं, अर्ध ढांचा होते थे। फिर उसके ऊपर अमलक होता था, फिर कलश होता था, नीचे सीढ़ियाँ होती थी, चारों परिक्रमा पथ होता था। ये क्या आगे चल के धीरे धीरे ऐसा विकास होने लगा। तो काल में, इन गुप्तों के शासन काल में भारत में बड़े पैमाने पर मंदिरों के साक्ष्य मिलने चालू हो गए, और इन्होंने मंदिर निर्माण कला पर विशेष रूप से बल दिया। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें कुछ चीज़ों को अगर नोट करना चाहें तो आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि इस समय क्या मौर्य के समय तो ब्राह्मण धर्म तो उस समय निचले स्तर पर जा रहा था, लेकिन गुप्तों के शासनकाल में धीरे धीरे क्या अब जो है ब्राह्मण धर्म का उत्थान होने लगा, जबकि जैन और बौद्ध धर्म का धीरे धीरे क्या पतन होने लगा। इस बात को है जो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो स्थापत्य कला में आपको विहार देख लिया, चैत्य देख लिया, स्तूप देख लिया, ठीक है। अब आपने चौथा क्या चीज देख लिया, आपने मंदिर देख लिया, किस समय मंदिरों का धीरे धीरे निर्माण प्रारंभ हो गया था, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे जगहों के नाम लिखवा दूं, कुछ ऐसे क्षेत्रों के नाम लिखवा दूं, कुछ ऐसे जगहों से मैं अपने उस नोट से नाम लिखवा दूं जहां पर कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां इन गुप्तों के शासनकाल में बनाई गई थी, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से यदि एमसीक्यू में पूछ दे तो आप जो है उसको आसानी से आप लिख सके
आपको बहुत आसानी से उसको लिख सके, हैंडल कर से चीज़ें आपको समझ में आ रही हों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए इस सब के बारे में क्या आपको मैं बता दूं। ठीक है, आप जरा ठीक है, तो और एक बात जान लीजिए, गुप्त काल में जितने भी मंदिरों का जो निर्माण हुआ वो पंचायत शैली में हुआ। पंचायत शैली में मंदिरों का निर्माण, यानी पंचायत शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। ये किसके समय में हुआ? ये गुप्तों के शासन काल में। इस चीज का आप नोट कर लीजिएगा, पंचायत शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ गुप्तों के शासन काल में। अब सवाल होता है ये पंचायत शैली क्या? पंचायत शैली में मैंने बताया ना, बीच में एक प्रमुख देवता होते थे, बीच में क्या ये एक प्रमुख देवता होते थे, साइड साइड में चार क्या सहयोगी देवता, कुछ इस तरीके से ऐसे सहयोगी देवता होते थे। इसका आप जो है ध्यान दीजिए, इस तरीके से क्या चार सहयोगी देवता जो होते थे वो होते थे। और इसके बारे में आप कुछ अन्य चीज़ों को जान लीजिएगा। और जो होता था, जो मंदिरें जो निर्माण होते थे उसमें अर्धमंडप हुआ, गर्भगृह हुआ, अर्ध ढांचा हुआ, हर्मिका हुआ, इस सभी चीज़ों का क्या ये बड़े पैमानों पर प्रयोग करते थे। अब जो है मैं आपको कुछ मंदिरों का, कुछ ऐसे मंदिर हैं जो गुप्तों के शासन काल में बनाए गए, उनके मैं आपको नाम लिखवा दूं। आप कुछ नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको इरेज कर दूं। आप पहले इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बेकार की बकवास चीज़ें नहीं लिखवाऊंगा। आप ऐसा हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपके लिए जो है, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और पेपर की दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। इसलिए आप इसको इन सभी चीज़ों का नेगलेक्ट ना करें। अब मैं कुछ ऐसे मंदिरों का नाम लिखवा दूं जो क्या, जो गुप्तों के शासनकाल में बहुत ज़्यादा उपयोगी थे, वो आपके पेपर में भी काम आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कुछ नाम लिखा रहा हूँ। एक नाम लिखा रहा हूँ तिगुआ। तिगुआ यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर एरण आपका हो गया, ये एक स्थल है। उसके बाद आपका एक और होगा भूमरा। देखिए नाम से डरिएगा मत, ये जो तीनों हैं ये तीनों क्या आपका एमपी में पड़ता है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। जिसमें से ये आपका तीनों क्या, आपका जो तीनों है, आपका जो है तीनों जो है ये आपका जो है तीनों क्या आपका जो है एमपी में पड़ता है। ठीक है, आपका एमपी में पड़ता है। अब देखिए जो आपका एरन है, ये आपका जो एरन है, ये आपका एरन। और जो तिगुआ है ये जो है आपका विष्णु मंदिर है। आपका कौन सा मंदिर है? ये जो आपका है ये आपका विष्णु मंदिर है। मेरे साथ आप नोट करते हुए चलिएगा, ये जो चीज़ है क्या, ये आपका जो है विष्णु मंदिर है। इस चीज़ का आप जो है ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आइएगा, आप जो है मैं इसको अच्छे से कर दूं, तिगुआ ये आपका विष्णु मंदिर है। अब ये जो है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका शिव मंदिर है। ये आपका शिव मंदिर है। इस चीज का आप जो ध्यान रखें, मैं क्रमशः नंबर डाल दूं 1 2 3। ये तीनों क्या आपका एमपी में पड़ते हैं, एमपी यानी मध्य प्रदेश। अब इसको जो है इस तरीके से आप नोट करते हुए चलिएगा। अब आगे चलिए, उसके बाद जो है मैं आपका कुछ और क्षेत्रों के नाम लिखवा दूं। जैसे आपका झांसी है, आपका उदयगिरी है, झांसी है, आपको मैं लिखा दूं उदयगिरी है, झांसी है, आपका उदयगिरी है, झांसी है। उदयगिरी में विष्णु मंदिर, उदयगिरी में भी क्या विष्णु मंदिर। वराह, आप जानते हैं ना कि विष्णु के कई सारे अवतार है, उसमें से एक वराह अवतार था विष्णु का। तो विष्णु यानी वराह अवतार विष्णु मंदिर, इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ, आप बस इसको नोट करते हुए जाइए कि चीज़ें आपका इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, ठीक है, झांसी हो गया। फिर उसके बाद अब देखिए झांसी में आपका है 10वां अवतार, फिर 10वां अवतार, 10वां 10वां दशावतार, 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 दशावतार किसका है? ये दशावतार किसका है? ये विष्णु का, विष्णु का, विष्णु मंदिर। विष्णु, ठीक है। तो ये जो है आपका 4 4 और 5, ये जो है कुछ ऐसे मंदिरों का नाम याद रखिए, ये ताकि यदि एग्जाम्पल तौर पे अगर देना पड़े कि हाँ कि गुप्तों के शासनकाल में मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है, तो आप इतने सारे क्षेत्रों का नाम लिख सकते हैं। आप झांसी का उल्लेख कर सकते हैं, उदयगिरी गिरी का उल्लेख कर सके, भूमरा, एरन, तिगवा, इन सब का उल्लेख करके आप बता सकें कि क्या इन सभी मंदिरों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट में चाहूंगा एक स्क्रीनशॉट ले लें पेपर के दृष्टिकोण से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी जो हैंड राइटिंग है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज कर लूँ। इसके बाद जो है गुप्तकालीन हम जो है चित्रकला को पढ़ेंगे, जिसमें हम अजंता और वाघ चित्रकला को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूं, मैं इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दूं। ठीक है, अब जो है गुप्तकालीन चित्रकला को अब जो है हम पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीजें देखिए आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है गुप्तकालीन चित्र, गुप्तकालीन चित्रकला, गुप्तकालीन चित्रकला में हम दो चीजों को पढ़ेंगे, दो चीजों को पढ़ेंगे। पहला अजंता चित्रकला, आपने अजंता सुना ना? देखिए महाराष्ट्र में औरंगाबाद, एक महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में अजंता नाम की एक चित्रकला है। अब अजंता क्या होती है ये बस नाम है। ठीक है, अब जैसे अजंता में वहाँ जाएंगे, औरंगाबाद में अजंता क्षेत्र में जाएंगे, तो वहाँ पे एक क्या है पर्वत है, उस पर्वत को काट कर ना एक जो है उस पर्वत को काट कर एक गुफा बनाया गया है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की चित्र देखने को मिलेंगे। जैसे गौतम बुद्ध के मिलेंगे, कुछ आम जनजीवन के चित्र मिलेंगे, तो कुछ शासकों के चित्र मिलेंगे, इसमें आपको चित्र मिलेंगे। तो इसमें जो भी आपको चित्र मिलेंगे ना, जो भी चित्र मिलेंगे आपको जो है आपको 200 ईसा पूर्व से लेके 700 ईस्वी तक के मिलेंगे, इसी तक मिलेंगे। यानी सातवाहन से लेकर गुप्तों तक, सामान्यतः गुप्तों तक आपको क्या देखने को मिलेंगे। यानी सातवाहन काल से लेकर सामान्यतः आप गुप्तों के काल तक आपको क्या इसमें बहुत सारी चित्र देखने को मिलेंगे। इसके बहुत सारी कारीगरी आपको देखने मिलेगी। इसके कुछ विशेषताओं आपको क्या दिखने के मिलेंगे। तो गुप्तकालीन चित्रकला में अजंता और वाघ चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध था। और इनके शासनकाल में क्या, गुप्तों के शासनकाल में जो अजंता का जो चित्रकला है ये बहुत ही प्रसिद्ध था। तो पूछ सकता है कि अजंता का चित्रकला, अजंता गुफा कहाँ पर है, तो आप क्या इसको आसानी से जो है इसको आप लिख सकते हैं। MCQ के लिए आपके लिए क्या ये इम्पोर्टेंट है। मैं इसको सही से लिख दूँ, ठीक है, समझ सकें। तो सबसे पहले दोस्तों अजंता चित्रकला, दूसरा मैं लिख दूं वाघ चित्रकला। ठीक, चित्रकला अजंता चित्रकला। अब ये जो अजंता चित्रकला है, अब इसके बारे में, ये जो अजंता चित्रकला है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जो कि मैंने बता दिए। यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा पहाड़ है, इसको एक काट के एक गुफा नुमा बनाया गया है, जिसके अंदर आपको बुद्ध हो गए, आम जनजीवन हो गया, शासक के आपको कुछ चित्र इसमें मिलेंगे। और ये जो चित्र है ना, ये सर्वाधिक आपको गुप्त काल में सर्वाधिक इसमें चित्र बने, यानी
गुप्तों के शासनकाल में इस क्षेत्र में सर्वाधिक आपको चित्र बनाए हुए आपको देखने को मिलेगा। यानी गुप्तों के शासनकाल में क्या यहाँ पर क्या आपको जो है चित्र ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। तो इस चीज़ को आप जो है नोट कर लीजिए कि अजंता में बुद्ध से संबंधी, आम जनजीवन से संबंधित शासक के चित्र, शासक के क्या चित्र चित्र और इसके लिए काले और लाल, इसके लिए काले व लाल रंग का प्रयोग, काले और लाल रंग का प्रयोग। ठीक है, इसका जो है विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। अब आइए वाघ चित्रकला। और वाघ चित्रकला क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। और एक बात और जान लीजिए, जो अजंता का जो चित्रकला है, ये अजंता का जो चित्रकला है ये अपने आप में ये अलग चित्रकला है, क्योंकि इस चित्रकला में इतने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया, इतने अच्छे तरीके से इसको उकेरा गया है, जिस वजह से जो यूनेस्को है, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में इसका नाम है विश्व विरासत, यानी ये भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व की विरासत सूची में इसका नाम है। यानी ये जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में इसका अजंता का नाम है, क्योंकि विश्व विरासत सूची का मतलब होगा कि ये जो अजंता है, जो अजंता की गुफा है, जो अजंता की चित्रकला, ये भारत की विरासत नहीं है बल्कि पूरे विश्व की विरासत है, एक सांस्कृतिक धरोहर, एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस वजह से इसको क्या विश्व विरासत की सूची में इसको क्या रखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए वाघ चित्रकला की। वाघ चित्रकला क्या होती है, वाघ चित्रकला को जानने का आप जो है प्रयास कीजिएगा। और जो कि मैंने इसका कालखंड आपको बता दिया है कि 200 ईसा पूर्व से लेके आपका 700 ईस्वी तक है। मैं काल लिख दूँ 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक, 200 ईस्वी पूर्व से ले 700 ईस्वी तक। और शुरुआत कहाँ से होते, सातवाहन से, सातवाहन से गुप्त काल तक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही है। यदि ना समझ तो कमेंट करके पूछिएगा। तो ये चीज़ें अजंता के बारे में लिखती है कि अजंता के बारे में यदि कोई भी चीज़ अगर पूछता है तो आप उसको क्या आसानी से जो है उसको आप जो है लिख सकें, इसमें आपको ज़रा भी परेशानी ना हो। आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए, प्रारंभिक यानी इसमें 200 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी पूर्व तक इसकी जानकारी मिलती है। शुरुआत में जो पहले जो चित्र बनाने का काम सातवाहनों ने किया था, यानी इस अजंता में पहले शुरुआत में चित्र बनाने का काम सातवाहनों ने किया था, सातवाहनों ने किया था। और सबसे ज़्यादा चित्र गुप्तों ने बनाया था, और गुप्तों ने इसमें बनाया था। इस बात को भी विशेष रूप से आप जो है ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। आप इसको जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा पेपर के दृष्टिकोण से। और हम आगे जो है इसी के क्रम में बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। चलिए, मैं इसको इरेज नहीं करूँगा, मैं इधर साइड में वाघ चित्रकला। अब देखिए वाघ चित्रकला क्या है। वाघ चित्रकला को आप ऐसे से कि गुप्त काल में ही घाट जिले में ही वाघ के चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। यानी गुप्त काल में वाघ यानी घाट नाम का जिला है एक, महाराष्ट्र में शायद देख लिए, इसका कन्फर्म नहीं वाली किधर है। घाट नाम का एक जिला है जहाँ पर वाघ नाम का गुफा है में इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हमें हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, आप इसका जो है विशेष रूप से आप जो है ध्यान दीजिएगा। अब इसके बारे में वाघ चित्रकला के बारे में कुछ चीज़ों को आप जो है जान लीजिए। ये जो है
ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों से विष्णु एवं विभिन्न अवतारों शिव एवं इन सबकी जानकारी, यानी जो वाघ चित्रकला है इसमें क्या है, जैसे कि ब्राह्मण धर्म हो गया, ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण धर्म हो गया, जैसे हमारे जैसे विष्णु हो गए, शिव हो गए इत्यादि देवी देवता के साक्ष्य मिलते हैं। यानी वाघ जो चित्रकला है इसमें बड़े पैमाने पर ब्राह्मण तथा हिंदू धर्म देवी देवता से संबंधित क्या चित्रों का साक्ष्य मिलते हैं, जबकि अजंता में बौद्ध धर्म से देवी देवता के चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। इसका जो है आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और शिवलिंग के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ साथ पार्वती, लक्ष्मी इत्यादि देवी देवताओं की भी मूर्तियां मिलती हैं। इसके साथ देवी देवताओं में कुछ लिख दीजिए, जैसे कि पार्वती हो गया, लक्ष्मी हो गया इत्यादि देवी। ठीक है, इस चीज़ों का आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब जो है मैं कहूँगा इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। आप इसको जो है नेगलेक्ट ना कीजिएगा। और मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। यदि चीज़ें समझ में आ रही है तो ओमकार मौर्य क्लासेस पे चीज़ें समझ में आ रही है तो ओमकार मौर्य क्लासेस के साथ आप डेली शाम 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप इसको लिख लीजिए और आप इसको जो है रिटर्न में जो है आप इसको जो है उतार लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इसी के साथ हमारे साथ फेयर बनाते हुए चलिएगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। यदि वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा, ज़रा भी अच्छा रहा, ज़रा भी आपके लिए सहयोग मिला इस चैनल से, तो आप कहूँगा वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर आपके कोई अन्य दोस्त है, मित्र है, भाई बहन है, यदि पढ़ने वाले हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप जो है हमारे साथ डेली जो है शाम 7 बजे जुड़ सकते हैं। कक्षा 12वीं का इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों को पढ़ने के लिए। चलिए इसी के साथ हम अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। फिर कल के वीडियो में हम मिलेंगे। वीडियो आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।